Hello students, welcome you all to our second session of our chapter number 10, that is gravitation. Students, in the previous session we discussed regarding gravitational force, universal law of gravitation, free fall and various other topics. So let us continue with the further topics of this chapter. Okay? Our today's first topic is mass and weight. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मास एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेट. हम लोगों ने ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते थे कि भाई मेरा वेट 60 kg है करके, बट दैट इज़ रॉन्ग. दैट इज़ रॉन्ग. योर वेट इज़ नॉट 60 kg, योर मास इज़ 60 kg. तो अब यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो नॉर्मल लैंग्वेज हम भाषा यूज़ करते हैं दैट वाज रॉन्ग. ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. ओके, द मास ऑफ अ बॉडी इज द measure of its inertia. We have studied in our 9th chapter. Okay, mass of a body is the measure of its inertia. Okay, if the mass of a body is more, its inertia is more. तो शॉर्टली हम लोग मास को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो मास को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास. द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास. ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो. ओके, एंड द मास ऑफ अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट. इट डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट होता है, वो किसी भी जगह पे चेंज नहीं होता है. एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? द एसआई यूनिट ऑफ मास इज 60 kg. सो व्हेनेवर आई से दैट माय मास इज एसआई यूनिट ऑफ मास इज kg. ओके, तो इसमें एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कोई बोलता है कि मैं वेट इज 60 kg, तो दैट इज रॉन्ग. एक्चुअली द मास ऑफ द बॉडी इज 60 kg. हम जब मेजर करते हैं हमारा, तो वो मास मेजर करते हैं हम लोग, वो वेट नहीं मेजर करते. अंडरस्टूड? So once again, what is mass? The quantity of matter present in any substance is called mass, and mass of a body is constant. It doesn't changes from place to place. And what is the SI unit of mass? kg. Now let us discuss weight. फिर weight क्या होता है? तो weight of a body is the force with which the earth attracts the body. है ना, जिस फोर्स से अर्थ जो है बॉडी को अट्रैक्ट करता है, वो उसके कारण उस बॉडी में क्या आता है? वेट आता है. The weight of a body is the force with which the earth attracts the body. शॉर्ट में हम बोल सकते हैं the gravitational force acting on the body is called its weight. The gravitational force acting on the body is called its weight. और weight का फॉर्मूला क्या है? weight का फॉर्मूला है m into g. m into g, mass into gravitational acceleration. mass into gravitational acceleration, m into g. ओके, नाउ द वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये जो वेट है बॉडी का फिक्स नहीं है. क्यों? क्योंकि जो स्मॉल जी का वैल्यू वही फिक्स नहीं है. स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ सरफेस पे तो कितना होता है? 9.8. हमने फर्स्ट सेशन में डिराइव किया था. स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ. बट दिस द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग प्लेस पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, और क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट ऑफ द बॉडी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके लिए वेट का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट, यानी क्या? न्यूटन. सो द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. ओके स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन, व्हाट इज मास? The quantity of matter present in a body is called mass. It is the measure of its inertia. And what is weight? The gravitational force acting on an object is called its weight. Mass of a body is constant. Okay, weight of a body is not constant. Okay, what is the SI unit of mass? kg. And what is the SI unit of weight? Newton. Okay, इसके अलावा एक और important चीज़ आपको बता सकता हूँ, that mass is measured by beam balance and weight is measured by spring balance. Okay, so in this way we have studied the difference between mass and weight also. तो यहाँ पे उनका explanation भी है और साथ साथ में मैंने उसका difference भी बता दिया आपको मैंने. Okay students, now the next topic is weight of an object on the moon. So students, you should remember that weight क्या होता है? Gravitational force on the object. Now the gravitational force of an object on the moon is very less as compared to the gravitational force of an object on the earth. अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है. मून पे बहुत कम होता है. ओके, एक्चुअली द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 6 times द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द मून. या फिर उल्टा बोलना हो तो
तो मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g है मून का, इट इज़ 1/6 द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। इसी के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पे, इट इज़ 1/6 द वेट ऑन द अर्थ। आर यू गेटिंग? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना कि इफ़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 60 न्यूटन, वेट कितना है? 60 न्यूटन है अर्थ पे, तो उसका मून पे कितना वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का? तो मून पे उसका वेट होगा 1/6, यानी 1/6 इंटू 60। तो 1/6 इंटू 60, तो 6 का टेबल कटेगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 10 ज़ा 60। सो द वेट ऑन द मून विल बी 10 न्यूटन ऑफ दैट सेम ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है तो मून पे कितना होगा? 1/6 उसका, 1/6 इंटू 60। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो 6 10 ज़ा 60 कट जाएगा। सो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी 10 न्यूटन। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होता है? अर्थ के वेट से 1/6 हो जाता है, 6 टाइम्स लेस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। Students, thrust means what? Thrust is the force acting on an object perpendicular to the surface. Okay, suppose you have a surface, एक टेबल ले लो, उस पर अगर आपने परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लगाया, परपेंडिकुलरली मतलब एकदम 90 डिग्री पे अगर आपने कोई फोर्स लगाया तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सपोज आई हैव अ सरफेस, एक प्लेन टेबल है, ओके, उस पर मैंने एक फोर्स लगाया परपेंडिकुलरली, एकदम 90 डिग्री पे एक फोर्स लगाया मैंने, ओके, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? थ्रस्ट। ओके, सो वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ व्हाट यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। मतलब क्या? प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी कि एक तरह का थ्रस्ट। ओके, थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ओनली, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके, तो प्रेशर क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप जब फोर्स लगाते हो, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो तो उसको मैं क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, और यू कैन से थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स यानी प्रेशर? सॉरी, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी students, what is the SI unit of pressure? Newton per meter square, and it is also called Pascal in the honor of the great scientist Blaise Pascal. Blaise Pascal के ऑनर में हम लोग प्रेशर का एक और यूनिट देते हैं, पास्कल। ओके, उसको शॉर्ट में लिखते हैं PA, P कैपिटल A स्मॉल। अदरवाइज इसका SI यूनिट क्या था प्रेशर का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहाँ पे थ्रस्ट लिखा है, थ्रस्ट नहीं आएगा, प्रेशर आएगा। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इट इज पास्कल इन द ऑनर ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट पास्कल, ब्लेस पास्कल। सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। ओके, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एंड द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, PA। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन्स व्हाट? द मैटर विच कैन फ्लो, एंड आउट ऑफ द 3 states ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, विच कैन फ्लो? लिक्विड्स एंड गैसेस। Liquids and gases can flow, so they are called fluids. तो these fluids यानी these liquids and gases exert pressure on the base and the walls of the container. जिस कंटेनर में इनको फिल किया जाता है उस कंटेनर के सारे वॉल्स को और बेस पे ये क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। ओके, फ्लूइड्स exert pressure in all directions. The pressure exerted on the fluids is transmitted equally in all the directions. ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन द फ्लूइड्स, इन फ्लूइड्स को जिस भी कंटेनर में हम लोग डालते हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड द बेस ऑफ द कंटेनर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम्स buoyancy. What is buoyancy? तो सी स्टूडेंट्स, whenever an object is immersed in a fluid, जब कोई ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्लूइड में डालते हो, लिक्विड या फिर गैसेस में, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड buoyant फोर्स। तो अगर देखो, आप देख सकते हो कि कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है और एक ऑब्जेक्ट को हम लोग उस लिक्विड में डाल रहे हैं,
तो जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालोगे ना, तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, लिक्विड एक फोर्स लगाएगा जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपवर्ड तरफ जाएगा। तो द फोर्स exerted by the liquid, the upward force exerted by the liquid is called buoyant force and this property is called buoyancy. What is it called? Buoyancy. इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स। हम लोग सभी लोगों ने देखा है कि कुएं में से कैसे हम लोग बकेट से पानी निकालते हैं। ओके, जैसे ही हम लोग है ना बकेट पानी में डालते हैं, रस्सी के साथ डालते हैं, तो जब तक बकेट पानी के अंदर है तब तक बकेट एकदम हल्का लगता है, आप आराम से उसको खींच सकते हो। लेकिन जैसे ही पानी को क्रॉस करके बकेट बाहर निकलता है तो हमारा बकेट भारी हो जाता है। यस और नो? क्यों? क्योंकि जब तक बकेट पानी के अंदर है ना, तब तक लिक्विड क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, बॉयंट फोर्स, जिसके कारण बकेट हमको हल्का लगता है। लेकिन जैसे ही वो पानी को चीर के बाहर आ जाता है तो बकेट हमको भारी लगने लगता है, क्योंकि अभी उसके बाहर कोई लिक्विड है ही नहीं, अभी हम उसके अंदर लिक्विड है बकेट के, जिसको हमको खींच के ऊपर लेके आना है, तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो whenever an object is immersed मतलब डाला हुआ है, in a fluid it experiences an upward force called buoyant force and this property is called buoyancy. Okay, now students, there is a give reason why objects float or sink in water. कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करता है या सिंक करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? You all know that some objects float on the surface of water and some objects sink in the water. डूब जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट तैरते हैं पानी पे और कुछ ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? It depends on the physical quantity called density. Density of an object. And density कैसे कैलकुलेट करते हैं? Density कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करो, यू विल गेट डेंसिटी। ओके, सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। Okay, now how this density is related with the floating or sinking of an object in the water. If the density of an object is less than the density of a liquid, it will float on the liquid. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, if the density of object is less than the density of liquid, then the object will float on the liquid. ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तैरेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। बट इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डूब जाएगा लिक्विड में। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द गिव रीजन दैट इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, इट विल फ्लोट ऑन द लिक्विड, and if the density of an object is more than the density of a liquid, it will sink in the liquid. Okay students, now students comes a very important topic of this chapter, that is Archimedes principle. आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, ये प्रिंसिपल अपने टेक्स्ट बुक में भी स्टेटमेंट इसका दिया हुआ है। ओके, इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं, इसका फिगर समझते हैं। पहले आप लोग पहले वाला फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द फर्स्ट फिगर एक कंटेनर है विच इज़ फिल्ड विथ वाटर, एकदम टिप लेवल तक वाटर भरा हुआ है। ओके, अब उस कंटेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक स्टोन इमर्स कर रहे हैं, एक स्टोन को बांध के रखा है, उस स्टोन को डुबाएंगे। तो जैसे ही कंटेनर के अंदर हम स्टोन डालेंगे, ओके, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वाटर तो एकदम टिप लेवल तक भरा हुआ था, तो कुछ वाटर जो है ओवरफ्लो होके बाजू वाले मेजरिंग सिलेंडर में आ जाएगा। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? है ना, सिंस द वाटर वॉज फिल्ड अप टू द ब्रिम, एकदम टिप लेवल तक पानी भरा हुआ था, तो व्हेन वी डिप द स्टोन इनसाइड द वाटर, what will happen? Some quantity of water will overflow and fall in the side container, which is the measuring cylinder. Now what does Archimedes says? The Archimedes says that when we immerse this stone inside the water, we all know that water will apply buoyant force on the stone, है ना। स्टोन पे क्या लगाएगा? अपवर्ड फोर्स, यानी buoyant फोर्स लगाएगा। अब ये जो buoyant फोर्स है ना, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? That buoyant force will be equal to the weight of the fluid displaced by that object. मतलब क्या, जब हमने ऑब्जेक्ट डाला लिक्विड के अंदर, तो कुछ लिक्विड क्या हो गया? डिस्प्लेस होके किधर आ गया? कंटेनर में आ गया, दूसरे कंटेनर में। अब जितना लिक्विड इस कंटेनर में आया ना, इस लिक्विड का जो वेट होगा, इस लिक्विड का क्या वेट होगा? दैट विल बी इक्वल टू द buoyant force acting on that stone. Are you getting? So once again students, I will repeat this whole process. Okay, जब हमने स्टोन को धीरे धीरे कंटेनर में डाला, कंटेनर फिल्ड विथ लिक्विड,
Okay, some liquid overflows and collects in the displaces in the other cylinder. Okay, now Archimedes says that the buoyant force acting on this stone के ऊपर एक upward force लग रहा होगा ना, liquid लगाता है, that is buoyant force, that will be equal to the weight of the liquid which is collected in the other cylinder. जितना liquid बाहर flow हुआ था ना, उस liquid का जो weight होगा that will be equal to the buoyant force acting on the stone. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड. अब मैं एक बार वापस से ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल स्टेट करता हूँ मैं. व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट. Okay, so this is Archimedes principle. Now this principle has many applications, many uses. Archimedes principle has many applications. Where it is used in designing ships and submarines. बड़े बड़े जो शिप्स और सबमरीन्स होते हैं ये डूबते नहीं है पानी के अंदर. क्यों? क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके उसको बनाया गया है. अंडरस्टूड? इसके लिए इजीली क्या करते हैं, तैरते हैं बड़े बड़े शिप्स और सबमरीन्स. इवन द हाइड्रोमीटर्स यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. व्हाट आर हाइड्रोमीटर्स? वाटर की, लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर. Once again students, what is hydrometer? Hydrometer is the device used to measure the density of a liquid. Okay, and that hydrometer also works on the principle of Archimedes. Okay, then comes lactometer. What is lactometer? Lactometer is a device used to determine the purity of milk. मिल्क की प्योरिटी जांचने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर यूज करते हैं. एंड दिस लैक्टोमीटर ऑल्सो वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. So in this way we have seen 3 applications of Archimedes principle. एक तो designing ships and submarines, दूसरा hydrometers and third is lactometers. Okay students. Now comes the last topic of this chapter, that is density and relative density. Okay, density क्या है? The density of a substance is the mass of a unit volume of the substance. मतलब density equal to mass upon volume. Mass upon volume. And what is the SI unit of density? The SI unit of density is kg per cubic meter. Kg per cubic meter. Kilogram per cubic meter. Okay, that is the SI unit of density. So once again, what is density students? Mass upon volume. Okay, now comes the topic relative density. What do you mean by relative density? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को अगर हम वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी. ओके, वंस अगेन स्टूडेंट्स, द रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से अगर आप डिवाइड करते हो तो यू गेट रिलेटिव डेंसिटी. ओके स्टूडेंट्स, अब क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी में क्या आता है, न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है. सो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है. इट इज़ द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज. सो रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस divided by the density of water. Okay students, so by this we end our today's session students. Today we have discussed very important topics of this chapter. Okay, you have to go through the NCERT textbook and also you can go for any reference book for studying these topics. Okay students, thank you.